रिकॉर्डिंग। A doctor in our class. कायदा को मेरी स्क्रीन दिख रही है? गाइस मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सिर्फ 2 बंदों को दिख रही है। गाइस आई वांट यू ऑल टू रिस्पॉन्ड। पहले कम बच्चे हैं। कश्यप, ओके। हसन, एहसान, एहसाम, अलीशा। ओके गाइस, हम पढ़ेंगे अयूब खान। अयूब खान अयूब खान पावर में कैसे आए? 1958 में जब मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और इनको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर किया अयूब खान को। अयूब खान ने देखा कि सिकंदर मिर्ज़ा की का सपोर्ट नहीं, और सिकंदर मिर्ज़ा बहुत मतलब वीक हो गया है, जिसकी वजह से अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को एग्जाइल कर दिया। 1958 में, और इनका खुद डेकेड ऑफ प्रोग्रेस शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारी प्रोग्रेस हुई इनके रूल में, और उनको हम रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और बहुत सारे रिफॉर्म्स इनमें हम पढ़ेंगे। इन पे क्रिटिसिज्म, इनका डाउनफॉल, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके गाइस, अयूब खान। अयूब खान ने 1958 में, मैंने आपको बता दिया कैसे पावर संभाली, और फिर उनका डेकेड ऑफ प्रोग्रेस शुरू हो गया 1958 से। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगाया, क्योंकि होता यह था कि ये समझते थे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है कंट्री में, और इस सबको इनका इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के लिए, इनका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, और जो कि क्योंकि अब मार्शल लॉ लग चुका था और आर्मी पावर में आ चुकी थी, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया। मार्शल लॉ मार्शल लॉ रेगुलेशन में, जब मतलब मार्शल लॉ रेगुलेशन वो होता है जब मार्शल लॉ में आता है, उसके साथ रूल्स देता है जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उस मार्शल लॉ रेगुलेशन में 1958 में पॉलिटिकल पार्टीज पर अयूब खान ने बैन लगा दिया। अब हम पढ़ते हैं बेसिक डेमोक्रेसीज। बेसिक डेमोक्रेसीज क्या थी? अब अयूब खान ने पॉलिटिकल पार्टी से बैन तो लगा दिया, लेकिन अब अयूब खान को डेमोक्रेसी की तरफ पाकिस्तान को वापस ले जाना था, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान मिलिट्री रूल की तरफ नहीं रह सकता। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बेसिक डेमोक्रेट्स बनाए, यानी एक सिस्टम है पूरा बेसिक डेमोक्रेसी 1959 में। आपको रजिस्टर में, आप सब अपने आगे एक एक रजिस्टर रख लिए और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए, जो इम्पोर्टेंट हमारे चीज़। अच्छा, सबसे पहले आपको याद मंथ याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये डेट याद रखना। 1958 में बेसिक डेमोक्रेट्स आया। अब ये क्या था भाई, एक 4 टियर सिस्टम था, जिसमें जो आम लोग होते थे वो इलेक्शन करते थे यूनियन काउंसिल मेंबर्स का। यूनियन काउंसिल मेंबर्स यूनियन काउंसिल मेंबर्स फिर वो यूनियन काउंसिल मेंबर्स डिस्ट्रिक्शल मतलब इलेक्शन इलेक्शन में इलेक्ट करते थे। अब होता ये था कि ऑर्डिनरी पीपल थे ना, उनके लिए वो यूनियन काउंसिल मेंबर अपने अपने मोहल्ले में से एक यूनियन काउंसिल मेंबर इलेक्ट कर लेता था। अब वो डिस्ट्रिक्ट का मतलब मेंबर इलेक्ट करेगा, और वो डिस्ट्रिक्ट का डिविजनल मेंबर को इलेक्ट करेगा। वो जो डिस्ट्रिक्शन लीडर होगा वो डिविजनल मेंबर्स को इलेक्ट करेगा। अब आपको याद रखना है कि 1962 में इसको मतलब ये स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि 80, ये याद रखना जरूरी है नंबर, 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स, यानी जो
80,000 जो बेसिक डेमोक्रेट्स होंगे, यानी 80,000 ऐसे लोग होंगे जिनको आम आम पॉपुलेशन जैसे लोकल और जो नॉर्मल पॉपुलेशन होगी ना उनको, वो 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स को सब अपने अपने मोहल्ले से एक बेसिक डेमोक्रेट को इलेक्ट करेगा। अपने जैसे एक गुलशन का मोहल्ला है, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए, उसमें से एक इलेक्ट हो गया, वो वहाँ का बेसिक डेमोक्रेट बन गया। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब इलेक्शन की उन्होंने वो बनाते थे, एक इलेक्शन का प्लेटफॉर्म बनाते थे, फॉर्म करते थे, एक मतलब इलेक्शन के करते थे, और वो उसका जो इलेक्ट करते वो दो चीज़ इलेक्ट करते थे। वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते थे। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बहुत फिगर हेड था। 90 ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी इसमें प्रेसिडेंट की बहुत पावर थी, तो तभी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे। और तो और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को भी इलेक्ट करते थे, यानी जो प्रोविंशियल मेंबर्स होंगे असेंबली के उनको इलेक्ट करते थे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इलेक्ट करते थे। सेंट्रल जो मतलब जो कैपिटल, वो जो सबसे सेंट्रल जो पूरी कंट्री के कैपिटल के वो हैं, उसको इलेक्ट करते थे। ओके, ये सब है बेसिक डेमोक्रेसीज का क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द बेसिक डेमोक्रेसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान। तो आप लिखेंगे बेसिक डेमोक्रेसीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान इन 1958। इट वाज अ 4 tier सिस्टम। फोर 4 tier सिस्टम था, जिसमें ऑर्डिनरी पीपल यूनियन काउंसिल मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, यानी आम बंदे जो यूनियन काउंसिल मेंबर वो करते थे, और वो इलेक्टेड डिस्ट्रिक्शनल और डिविजनल मेंबर को इलेक्ट करते थे। आसान सी चीजें, बस 3-4 बार पढ़े आपको याद हो जाए। 1958 में 4 tier सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें यूनियन काउंसिल मेंबर्स डिस्ट्रिक्शनल और डिविजनल मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि बाद में ये बता दिया गया, ये स्टेट कर दिया गया 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स को इलेक्ट किया जाएगा। 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स वुड बी इलेक्टेड बाय नॉर्मल पीपल who would then in turn form the electoral college for the election of president and the central and provincial legislatures। आपको बेसिक डेमोक्रेसी समझ आ गया गाइस? यस या नो? गाइस पूरे मुझे हर बच्चे से रिस्पॉन्स चाहिए। आई नीड रिस्पॉन्स। एहसान, हमजा, एहसाम, हमजा, उस्मान, हसन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1959 में मतलब इन बेसिक डेमोक्रेट्स की, इन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा, यानी कि उनसे वोटिंग मांगी कि उनको कॉन्फिडेंस है अयूब खान के रूप में। तो 95% ने कॉन्फिडेंस डिक्लेयर कर दी अयूब खान के रूल में। मतलब 95% लोग कॉन्फिडेंट अयूब खान, मतलब अयूब खान की फेवर में 95% ने डिक्लेयर कर दी। 1960 में, यानी उसके इलेक्शन डिक्लेरेशन के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगने के एक साल ही बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए थे, 5 ईयर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो था उनका वो ये स्टेट करता था कि जी 5 साल बाद ना, हर 5 साल क्या बोल रहा जी, 5 साल बाद हर मतलब इलेक्शन के 5 साल हुए, उसके बाद एक और इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट सारी पावर प्रेसिडेंट के पास थी इसमें। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। गाइस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। 10 सेकंड तक वेट करूंगा इसका। ओके गाइस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज हुए? कॉन्स्टिट्यूशन में यही चेंज हुई कि 1960 में वो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनाया ताकि वो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें,
और ये बेसिक डेमोक्रेसी के सिस्टम को ये करते हुए, माइंड में रखते हुए। अच्छा, तो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करा है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 62 में, ये आपको डेट याद रखनी है सर। उन्होंने 60 में बनाया था क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कमीशन का कमीशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असाइन कर दिया। 60 को असाइन करने के 2 साल बाद यानी 1962 में उन्होंने डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन को मतलब इन्होंने कहा कि दिस इज डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन, उन्होंने इनका कमेंट ये था। और वो फेडरल टाइप ऑफ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा मेगा बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोनों में काम आता है। सेक्शन 2 में कैसे काम आता है भाई, कि ब्रिटिश जो मुस्लिम मांगते थे, और मतलब और सेक्शन 3 में कैसे काम आता है, जो यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं हमें उसके। अब अयूब खान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था फेडरल फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक तो होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फेडरल है ना, यस, फेडरल फॉर्म, और एक होता है प्रोविंशियल। अब फेडरल में क्या होता है, जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर हो गई पाकिस्तान में, अब क्या होगा जी कि पूरे पाकिस्तान में वोटिंग होगी, और जैसे पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ और हम वो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और इमरान खान खड़े हुए। ओके सॉरी गाइस। अच्छा, जो दो फॉर्म होती है, फेडरल फॉर्म और प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि क्या नाम है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सारी चीजें कैपिटल से बैठती है। जैसे मैं समझा रहा था कि तीन पार्टीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो ऐसे तीन पार्टीज है भाई, ये पीपल्स पार्टी है, ये पीटीआई है, और ये है हमारी पीपल्स पार्टी पीटीआई, और ये पीएमएलएन है यानी नवाज शरीफ है। अब इनमें से ऐसे इमरान खान जीत गए तो पूरे पाकिस्तान, मतलब इमरान खान को मतलब कैपिटल से गवर्न करेंगे इमरान खान पूरी कंट्री को, और हर प्रोविंस का फैसला इमरान खान करेंगे। अब और अब ये फेडरल, अब प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है फॉर एग्जांपल प्रोविंस में पावर है। अब जैसे अब मैं वही एग्जांपल दूं, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ इमरान खान। अगर अगर जैसे खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान जीत गया, सिंध से पीपल्स पार्टी जीत गई, अब सिंध में पूरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब फेड जरूरी नहीं है कि अब कैपिटल यानी फेडरल कैपिटल से अब जो इमरान खान है वो सिंध के फैसले नहीं करेगा, पीपल्स पार्टी सिंध के फैसले करेगी, क्योंकि सिंध से पीपल्स पार्टी जीती है, ओवरऑल जीती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट की ज्यादा पावर है, जो मतलब मेन फिगर हेड होता है उसकी पावर ज्यादा होती है। लेकिन प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड हो जाती है, डिपेंड करते हैं कि प्रोविंस में कौन जीते। गाइस आपको समझ में आ गया होगा, आपको प्रोविंशियल और फेडरल समझ में आ गए, दोनों टर्म समझ में आ गए आपको। यस या नो इन द चैट प्लीज। गाइस मुझे लग रहा है कश्यप के अलावा सब सो रहे हैं, क्योंकि किसी और का मैसेज नहीं आ रहा, सिर्फ इस्माइल सिलाट और कश्यप का मैसेज आया है। एक बार टर्म्स रिपीट कर दो। अच्छा, फेडरल फॉर्म मैं लिखवा देता हूँ यार, आप अपनी कॉपीज खोलो, शाबाश, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इसमें क्या होता था कि पावर टू कैपिटल द, क्या हो गया, पावर टू द कैपिटल द पार्टी or person with overall
majority in the whole country will control all affairs of the कंट्री। यानी जो मतलब अभी जैसे अयूब खान है, अयूब खान की कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान पूरे कंट्री से जीत जाते हैं। अब सिंध के भी फैसले वही करेंगे, पंजाब के भी फैसले वही करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा और मतलब सब प्रोविंस के वैसे खुद करेंगे। और एक होती है प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये होती है ऑपोजिट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस, अब इसमें फेडरल प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर टू द प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस के पास पावर है तो क्या हुआ कि जैसे पीपल्स पार्टी जी अयूब खान अगर प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं और जब बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल अयूब खान के अगेंस्ट जैसे खड़े होते, फातिमा अली जिन्ना जैसे खड़ी हुई थी, वो अगर उनको पंजाब में मेजोरिटी बनती, पंजाब में उनकी हुकूमत होती, तो प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रोविंस में मेजोरिटी होते हैं ना, वो उस प्रोविंस में रूल करते हैं। समझ आ गया गाइस अब आपको? मैंने ये लिख भी दी डेफिनेशन, इसको कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपीज में। गाइस आपको दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ आ गए? आई वांट अ रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन प्लीज, सबका रिस्पांस चाहिए मुझे। एहसाम, हसन, नईम, उस्मान। ओके, सबका रिस्पांस मिल गया, यानी सबको समझ में आ गया है। ये उतार ली होगी, अगर नहीं उतारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, अब जो क्रिटिसिज्म क्या थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया, बिल्कुल क्रिटिसाइज किया गया। इसके ऊपर कौन कौन से क्रिटिसिज्म्स थे? 1962 में जो डेमोक्रेटिकल डिक्टेटरशिप इम्पोज की थी, उसने प्रेसिडेंट को सारी पावर्स दे दी थी। अब जो गवर्नमेंट और उनकी जो मिनिस्ट्रीज थी ना, वो अयूब खान से बहुत लॉयल थी, और अयूब खान के पास पावर थी कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व करें, यानी अगर उन्हें उन्हें उनका दिल जाए वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें, उनको हटा दें असेंबलीज को। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोज किया गया था, इसको पार्लियामेंट के डिस्कशन के बगैर इम्पोज किया गया था। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था अयूब खान पे कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं किया, मतलब इसमें डिस्कस क्यों करते, पार्लियामेंट में बैठते, मीटिंग होती पे डिस्कस करते, फिर अप्रूव होता। लेकिन अयूब खान ने जैसी उसकी सजेशन आई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से 1962 में इसको फौरन अप्रूव कर दिया। तो ये एक क्रिटिसिज्म था। एक और क्रिटिसिज्म ये था कि जब 62 के सेकंड, मतलब जो सेकंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्जा का था, सेकंड अयूब खान का था। जो अयूब खान के सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में 1962 में मार्शल लॉ हटा था, पॉलिटिकल पार्टी से बैन जो हट गया था उसके बाद, और फिर पॉलिटिकल पार्टी से कैंपेन कर पाई थी 1960, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन की थी, वो सब यूनाइट होकर उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था जिसका नाम था, गाइस लिख लीजिए, लिखें, फातिमा अली जिन्ना, जो मोहम्मद अली, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन और उनकी एडवाइजर थी, फातिमा अली जिन्ना को खड़ा किया था। इस इलेक्शन में अयूब खान जीत गए थे और फातिमा अली जिन्ना हार गई थी। इससे अयूब खान पे एक और क्रिटिसिज्म लगा कि इन्होंने ब्राइबरी, यानी इन्होंने पैसे देकर रिजल्ट्स ने, जो इनके वो थे अपोनेंट्स थे, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, उन्होंने इन पे ये इल्जाम लगाया कि इन्होंने क्या नाम है, रिजल्ट्स को पैसों से इन्फ्लुएंस किया है अपने, यानी इन्होंने जोर से ये इन्फ्लुएंस किया है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ईस्ट पाकिस्तानीज में क्या रिजल्ट हुआ। अब ईस्ट पाकिस्तानीज जो थे ना, वाई फातिमा अली जिन्ना स्टूड अगेंस्ट अयूब खान। फातिमा अली जिन्ना ने, मतलब हमजा ने पूछा सवाल, वाई डिड फातिमा अली जिन्ना स्टैंड अगेंस्ट अयूब खान। जो फातिमा अली जिन्ना थी वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के उसमें नहीं थी फेवर में, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि एक इंटरव्यू में उन्होंने गुड लक, मतलब उन्होंने अयूब खान को गुड लक दी थी,
तो फातिमा अली जिन्ना ने उनके खिलाफ क्यों खड़ी थी? क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है अयूब खान के, उन्होंने यूनाइट होके फातिमा अली जिन्ना से बोला था कि आप खड़ी हुए, आप यानी अयूब खान के खिलाफ खड़ी हुए, और वो फातिमा अली जिन्ना उनकी एडवाइजर भी, तो तभी उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, तभी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनाइट करके वो फातिमा अली जिन्ना को इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फातिमा अली जिन्ना को खड़ा किया, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर ली। गाइस आपको समझ आ गया है? यस या नो? ओ समझ आ गया, सही। ओके जी। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, ईस्ट पाकिस्तानी। ईस्ट पाक बहुत अच्छे से, जबरदस्त अलीशा। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे ईस्ट पाकिस्तानीज। ईस्ट पाकिस्तानी को क्या क्रिटिसिज्म था? ईस्ट पाकिस्तानी को जब ईस्ट पाकिस्तान को पता चला था ये मिलिट्री रूल हो रहा है भाई, ये प्रेसिडेंट आ गया, ये प्राइम मिनिस्टर आ गया, ये इन्होंने देखा कि भाई ये सब चीजें वेस्ट पाकिस्तान से क्यों आ रही, ईस्ट पाकिस्तान से क्यों नहीं आ रही, तो इन्होंने ये बात नोट कर ली। इन्होंने ये सबसे पहले इनका क्रिटिसिज्म ये था कि उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज नहीं, इसको काउंटर, इनको क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए सबसे पहला स्टेप अय्यूब ने लिया था कि उर्दू और बंगाली को उन्होंने दोनों को नेशनल लैंग्वेज बना दिया था। नेशनल असेंबली में जो सेशन थे वो दोनों कंट्रीज, मतलब दोनों कंट्रीज मतलब कैपिटल्स में थे। ढाका ईस्ट बंगाल का कैपिटल, इस्लामाबाद वेस्ट बंगाल का कैपिटल, यानी एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, फिर एक मीटिंग यहाँ हुई, एक यहाँ हुई, इंपॉर्टेंस देने के लिए, उनको चुप कराने के लिए। इफ द प्रेसिडेंट वॉज टू बी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली वॉज टू बी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, यानी अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से आएगा तो उस प्रेसिडेंट की जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होगा ना, यानी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, नेशनल असेंबली का स्पीकर, लीडर नेशनल असेंबली का मेल, वो ईस्ट पाकिस्तान से होगा। यानी वेस्ट पाकिस्तान से थे प्राइम मिनिस्टर अयूब खान, और ईस्ट पाकिस्तान से नेशनल, इनको ये तीन मेजर्स थे ईस्ट पाकिस्तान जो काम करने के लिए मतलब ये लाए गए थे। अब भाई ईस्ट पाकिस्तानी को काम क्यों किया था? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तानी को पता चले, ये पॉइंट, ये रहा क्यों, क्योंकि ग्रेजुअली दे वर कमिंग टू रियलाइज दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। अयूब खान कहाँ के थे? वेस्ट पाकिस्तान के थे तभी। गाइस आपको समझ में आ गया? एक्नॉलेज इन द चैट। अच्छा, इलेक्शंस, अब हम पढ़ेंगे इलेक्शंस, इसके बाद के इलेक्शंस। इलेक्शंस जी, तो इलेक्शंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शंस हुए 65 में। 65 में इन इलेक्शंस में अयूब खान को नॉमिनेट किया। अयूब खान ने एक पार्टी बनाई खुद, और उस खुद बनी हुई पार्टी ने अयूब खान को नॉमिनेट कर दिया इलेक्शन में। कन्वेंशन मुस्लिम लीग नाम था। अयूब खान को नॉमिनेट किया। उनकी जो ऑपोजिशन पार्टी थी मैंने अभी समझाया था, मिस फातिमा जिन्ना को उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया। यानी फातिमा जिन्ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज फातिमा जिन्ना के साथ, और अयूब खान कन्वेंशन मुस्लिम लीग अयूब खान, सारी मतलब ये अयूब खान वर्सेस फातिमा अली जिन्ना इलेक्शंस हुए। इस इलेक्शंस में अयूब खान ने 64% मेजोरिटी जीती, और मिस फातिमा जिन्ना ने, जो उनकी बहन थी, एडवाइजर बहन, 36% मेजोरिटी जीती। इस रिजल्ट को ऑपोजिशन ने इन पे इल्ज़ाम लगाया कि वोटिंग रिगिंग की गई है, और रायोट्स कराची में और ईस्ट पाकिस्तान में थे जिसमें 20 लोग मारे गए। अच्छा जी, अब 65 में इंडो पाक वॉर, उसी साल जिस दौरान इलेक्शन हुए थे, उस साल सिक्स इस क्लास में गाइस मैं आपको कोशिश करूंगा कि अयूब खान एक्सप्लेन कर दूं और वो एक्सप्लेन कर दूं, क्या नाम है हमारे साहब हैं, याया साहब हैं, याया खान को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन अगली क्लास में करेंगे, और फिर उसके बाद एक और मैं लिंक भेजूंगा जिसमें हम इंशाल्लाह जिया जिया क्या नाम है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो लटकाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाने के बाद हम वो भी करने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है, ज़ियाउल हक करने छोड़, थोड़ा थोड़ा मैं शुरू का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अच्छा जी, भाई ग्रुप में साहब का मैसेज आया है कि क्या हो रहा है क्लास में। भाई कम इन द क्लास यार, व्हाट आर यू डूइंग?
अच्छा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। नाउ अब ईस्ट वॉर हुई थी, इंडो पाक वॉर हुई थी, इससे भी क्रिटिसिज्म लगा था। अब अयूब खान के डाउनफॉल का क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। सबसे पहला रीजन अयूब खान के डाउनफॉल का यह है जो इनके खिलाफ ऑपोजिशन थी। दूसरा रीजन इसके रिजल्ट में हुई थी जो वॉर हुई थी। अब इसके भाई 65 में वॉर हुई इंडिया के खिलाफ कश्मीर पर। कश्मीर पर ये दूसरी वॉर थी। पहली वॉर पाकिस्तान के बनने के एक साल बाद ही हो गई थी 48 में, लेकिन फिर रेफरेंडम का अग्री कर लिया था नेहरू ने। मैंने अपनी पहली क्लास में बहुत डिटेल में समझाया कश्मीर इशू और यूएनओ में कैसे उन्होंने मतलब किया। और अयूब खान ने अब प्रोवोक अयूब खान की गवर्नमेंट ने प्रोमोट किया इंडिया को वॉर में। अब दोनों वॉर लड़ी लेकिन कोई भी साइड विक्ट्री नहीं जीती। लेकिन अयूब खान ने अपने बंदों को बताया कि हम पाकिस्तान जंग जीत चुकी है। अपने ये बंदों को ये बात बताने के बावजूद एक ताशकंद में उन्होंने ट्रीटी साइन की थी जिसमें कश्मीर का कोई रेफरेंस नहीं था। ये जंग क्यों हुई थी भाई, पाकिस्तान ने क्यों की थी ये जंग, ताकि पाकिस्तान का कश्मीर हो जाए। लेकिन ये जब वॉर खत्म हुआ, ताशकंद ट्रीटी साइन हुई, तो उसमें कश्मीर का कोई वो नहीं था। अच्छा जी। अब इंडो पाक वॉर के रिजल्ट में ये क्रिटिसिज्म लगा था कि भाई टैशकंद ट्रीटी, व्हाट वाज द टैशकंद ट्रीटी। बहुत अच्छा सवाल है हमजा साहब से। टैशकंद ट्रीटी एक ट्रीटी थी, वो साइन हुई थी अयूब खान के और मतलब इंडिया के इंदिरा गांधी थी आई थिंक, कंफर्म करके आपको बताता हूँ मैं अभी। साइन हुई थी ये, क्यों साइन हुई थी भाई, वॉर हो रही थी तो वॉर के एंड में साइन हुई थी क्योंकि वॉर इनडिसाइसिव थी, कोई जीत नहीं पा रहा था वॉर में, मतलब लड़ाई हो ही जा रही थी, तो टैशकंद ट्रीटी साइन हुई थी। लेकिन उस ट्रीटी में अयूब खान ने कुछ इंडियन टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था। हम यानी पाकिस्तान ने कुछ इंडिया की जो यानी टेरिटरीज थे उन पे कब्जा कर लिया था। उस ट्रीटी में इंडियन टेरिटरीज वो वापस कर दिए अयूब खान ने, लेकिन अयूब उस ट्रीटी में कोई उसका वो नहीं था, कश्मीर का रेफरेंस नहीं था। हालांकि इस जंग को कश्मीर को रीगेन करने के लिए ही किया गया था, लेकिन टैशकंद ट्रीटी में कश्मीर का कोई रेफरेंस नहीं था, जो उनकी डाउनफॉल की एक रीजन बनी, इन पे क्रिटिसिज्म आया। आपको समझ आ गया हमजा साहब। अभी टैशकंद ट्रीटी का मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके। अब हमारे पास हमने वो तो कर लिए, क्रिटिसिज्म पहले कर लिए, लेकिन मैं जो मुझे आपको थोड़ा डिफरेंटली करवाना था गाइस, लेकिन ये सर हमजा साहब ने ना अपने नोट्स में क्रिटिसिज्म पहले रख दिए और रिफॉर्म्स बाद में रखे हैं। मैं आपको करा रहा हूँ अब अयूब खान के डेकेड ऑफ प्रोग्रेस, गेट रेडी फॉर द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। डेकेड ऑफ प्रोग्रेस है वो काम जो अयूब खान ने किए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और ये दूसरे रिफॉर्म्स वो हैं जो अयूब खान ने किए। अब आप अपने जो बुक, अगर गाइस वैसे आप अपने बुक का मतलब वो बताएं, जो बुक्स आपके पास है चैट बॉक्स में बताएं मुझे, जो बुक्स है आपके पास, जो बुक यूज करते हैं, यानी आप स्कूल से कोई बुक से पढ़ते होंगे आप गाइस, तो उस बुक का नाम बताइए मुझे। नाइजल केली, थ्री रीजंस फॉर डाउनफॉल, अली शाह। अभी हम एंड में डाउनफॉल करेंगे, उसमें थ्री रीजन मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नाइजल केली, नाइजल केली आप सब जबरदस्त, सबके नाइजल केली, अपनी नाइजल केली की बुक्स खोलिए और उसमें कुछ चीजें हैं जो नाइजल केली की, जिसके जिसके पास बुक्स है वो नाइजल केली की खोलिए, जिसके पास नहीं है वो अपनी कॉपीज खोले। जिसके पास नाइजल केली की बुक है वो, और ये जो अजीब अजीब नामों से आ रहे हैं उनको मैं क्लास में हरगिज नहीं आने दूंगा। ओके। जो यानी अभी नाइजल, जिनके पास नाइजल कैली की बुक है वो नाइजल कैली की बुक खोलिए और अपनी पेंसिल लेके अंडरलाइन करिए। जिनके पास नाइजल कैली की बुक नहीं है वो अपनी कॉपी लीजिए, कोई रजिस्टर लीजिए और उसमें जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए। ओके। ओके गाइस, हम इन नोट से मैं आपको नहीं करा रहा, मैं आपको बुक से करा रहा हूँ क्योंकि इन नोट्स में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुई हुई चीज़ें। ओके। पेज नंबर गाइस, पेज नंबर आप खोलिए 130, सॉरी, पेज नंबर 130, 131 पे डिकेड ऑफ प्रोग्रेस है, उसको खोल लीजिए। 113, 130, 113 नहीं, 130। ओके जी गाइस, मैं शुरू करूंगा इस, प्लीज हमारे पास टाइम कम है तभी मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी। अब सबसे पहले हम करते हैं एग्रीकल्चर, मैं रिफॉर्म कराऊंगा, उस रिफॉर्म की सक्सेसेस और उस रिफॉर्म की फेलियर साथ कराऊंगा। अब भाई इनके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या थे, उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि भाई किसी के पास 1,000 एकड़ जमीन अनइरिगेटेड अगर वो रखेगा तो उससे बड़ी नहीं हो सकती,
और 500 एकड़ जमीन उसके पास, यानी 500 एकड़ जमीन हो सकती है इरिगेटेड मैक्सिमम। यानी अगर उसके पास 600 जमीन है और वो पूरी को इरिगेट करता है तो उससे छीन के किसी और को दे दी जाएगी, यानी उसको किसी और को बेचनी होगी, किसी और टेनेंट को बेचनी होगी वो जमीन। अब इसका मतलब है जो छोटे छोटे फार्म्स थे वो, या और एक और लॉ पास है, ये मैक्सिमम मिनिमम थी 12.5 एकर्स और मैक्सिमम थी 500 एकर्स। मैक्सिमम 500 एकर्स इन केस ऑफ इरिगेटेड एंड 1000 एकर्स इन केस ऑफ अनइरिगेटेड। इसको अंडरलाइन करें, a law was passed saying that no farmer could be smaller than 112.5 acres or large than 500 acres irrigated and 1000 acres unirrigated। इसका मतलब है जो छोटे छोटे फार्म्स थे उनसे फार्म्स उनके छीन लिए गए और उनको मतलब किसी बड़े फार्मर को दे दिया गया, और जिनके बहुत ज्यादा बड़े छोटे छोटे फार्म्स होंगे जो गरीब होंगे उनसे फसाई मैनेजमेंट नहीं हो रही होगी फार्म्स की, उनसे छीन के दे दिए गए दूसरों को जो मैनेज कर पा रहे थे। इससे बहुत, इफ सम लैंड इज लेफ्ट, आपकी लेफ्ट का मतलब क्या, मतलब लेफ्ट का मतलब क्या है आपके, हमजा साहब लेफ्ट का मतलब क्या है? हमजा साहब प्लीज लेफ्ट का मतलब जल्दी पता है, टाइम हमारे पास पहले बहुत कम है। if some land is not irrigated then what? अगर लैंड को इरिगेट, अगर देखें, अगर उनके पास है 600 एकड़ और उन्होंने 500 इरिगेट की हुई है और 100, मतलब 500 आप मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड रख सकते हो, 1000 अनइरिगेटेड। अगर आपके 1000 एकड़ से ज्यादा लैंड होगी अनइरिगेटेड तो आपसे छीन ली जाएगी। आपको कम से कम उसमें 500, और अगर 500 आपके पास, मतलब जैसे मेरे पास लैंड है 500 एकड़ है वो, और वो इरिगेट, मैं उसको इरिगेट करता हूँ, मेरे पास 600 इरिगेटेड है, मैं उसको इरिगेट करता हूँ पानी दूँ, तो उसमें से आप मुझे 600 अलाउ नहीं होगी, सिर्फ 500 अलाउ होगी। अब जो ऐसे बड़े बड़े से बड़े जो होते थे जमींदार, वो सही, उनको ज्यादा फिक्र नहीं होती क्योंकि बहुत जमीनें होती थी, वो बहुत मतलब ज्यादा वो सही से मैनेज नहीं करते थे, तो उनसे बड़ी बड़े उससे छीन कर उनके फार्म्स को छोटा कर दिया और वो बड़े से लेकर छोटे छोटे फार्मर्स को दे दिए गए। जिससे क्या हुआ कि भाई बहुत फूड आउटपुट में बहुत राइज हुआ। क्यों राइज हुआ? क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो फार्मर्स थे उनको लैंड मिल गई, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई और वो बहुत एफिशिएंटली अपने फार्म्स को संभाल रहे थे। और तो और एक फार्मर्स को लोन, तीन आप ये अंडरलाइन करें, तीन डैम वाला पॉइंट अंडरलाइन करें, ये अंडरलाइन करके तीन डैम बना दिए। आप ये लिखेंगे कि तीन डैम्स बना दिए गए और फार्मर्स को लोन्स दे दिए गए, वो ट्यूबवेल्स और दूसरी मीन्स एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि कैनाल वाटर इरिगेशन पे थोड़ा कम बर्डन हो। अभी मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, वापस रिज्वाइन करिए गाइस, क्योंकि मीटिंग का टाइम इलैप्स हो चुका है। सही है गाइस, फौरन रिज्वाइन करिए। हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से और पूरा इंशाल्लाह कम से कम मैं जैब को तो लटका ही दूंगा, कम से कम।